शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों यानी पूर्वी यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों पश्चिमी यूरोप देश के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से 1991 को कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व वाले दो शक्ति समूहों में विभाजित हो गया था। यह पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध था, जिसमें दोनों महाशक्ति अपने अपने समूह के साथ जुड़ी हुई थी। शीत यानी कोल्ड शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने 1945 में प्रकाशित अपने एक लेख में किया था। शीत युद्ध सहयोगी देशों जिसमें अमेरिका के नेतृत्व में यूके, फ्रांस आदि शामिल थे और सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों के बीच शुरू हुआ था। सोवियत संघ को आधिकारिक तौर पर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के रूप में जाना जाता था। यह विश्व का पहला साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट राज्य था, जिसकी स्थापना वर्ष 1922 में की गई थी। शीत युद्ध के कारण द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और सोवियत संघ ने धुरी शक्तियों नाजी जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध साथ मिलकर संघर्ष किया था, लेकिन विभिन्न कारणों से यह युद्धकालीन गठबंधन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साथ नहीं रह सका। पोट्सडैम सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच कुछ बातों पर विचार करने के लिए किया गया था। सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड के एक भाग सोवियत संघ की सीमा से लगा क्षेत्र को बफर रूप के जोन में बनाए रखा जाए, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन इस मांग से सहमत नहीं थे। इसके साथ ही अमेरिका ने सोवियत संघ को जापान पर गिराए गए परमाणु बम की सटीक प्रकृति के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इसने सोवियत संघ के अंदर पश्चिमी देशों की मंशा को लेकर एक संदेह पैदा किया, जिसने गठबंधन संबंध को कटु बनाया। ट्रूमैन सिद्धांत की घोषणा 12 मार्च 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस एवं तुर्की की अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा चिन्हित होती है। आयरन कर्टेन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ द्वारा स्वयं को और उसके आश्रित पूर्वी एवं मध्य यूरोपीय देशों को पश्चिम एवं अन्य गैर साम्यवादी देशों के साथ खुले संपर्क से अलग रखने के लिए एक राजनीतिक, सैन्य और वैचारिक अवरोध खड़ा किया गया, जिसे आयरन कर्टेन कहा गया। आयरन कर्टेन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा किया गया था। इस आयरन कर्टेन के पूर्वी में वे देश थे जो सोवियत संघ से जुड़े थे या उसे प्रभावित थे, जबकि पश्चिम में वे देश थे जो अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोगी थे या लगभग तटस्थ थे। बर्लिन की घेराबंदी 1948। जैसे ही सोवियत संघ और सहयोगी देशों के बीच तनाव बढ़ा, सोवियत संघ ने वर्ष 1948 में बर्लिन की घेराबंदी शुरू कर दी। बर्लिन की घेराबंदी सोवियत संघ द्वारा सहयोगी देशों के नियंत्रण वाले बर्लिन क्षेत्र में उनकी गतिशीलता को सीमित करने का एक प्रयास था। इसके अतिरिक्त 13 अगस्त 1961 को जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूर्वी जर्मनी की साम्यवादी सरकार ने पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के बीच एक कांटेदार बाड़ और कंक्रीट की दीवार, बर्लिन की दीवार का निर्माण भी शुरू किया गया। इसने मुख्य रूप से पूर्वी बर्लिन से पश्चिमी बर्लिन में बड़े पैमाने पर प्रवासन को रोकने के उद्देश्य को पूरा किया। विशेष परिस्थितियों को जोड़कर पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन के लोगों को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी। वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार के ध्वस्त होने से पहले तक यह अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकीय स्मारक बना रहा। वर्ष 1947 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल ने यूरोपीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम का अनावरण किया, जिसमें आवश्यकता अनुसार आर्थिक और वित्तीय मदद की पेशकश की गई। ERP यानी यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम। ERP का एक उद्देश्य यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन देना था। हालांकि यह ट्रूमैन सिद्धांत का ही आर्थिक विस्तार था। सोवियत संघ ने मार्शल योजना के संपूर्ण विचार की डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में निंदा की। मार्शल योजना पर सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में वर्ष 1947 में कमिनफॉर्म की नींव रखी गई। यह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों को एक साथ रखने के लिए एक संगठन था। नाटो बनाम वार्सा संधि। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी ने पश्चिम की सैन्य कमजोरी को प्रकट किया था, जिससे वे निश्चित तौर पर सैन्य तैयारी करने को प्रेरित हुए। परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप के देशों ने युद्ध के मामले में सैन्य सहयोग का वादा करते हुए ब्रुसेल्स रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। बाद में ब्रुसेल्स रक्षा संधि में अमेरिकी, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली और नॉर्वे
भी शामिल हो गए तथा अप्रैल 1949 में नाटो का गठन हुआ। नाटो देश इनमें से किसी एक पर भी हमले को सभी देश पर हमले के रूप में देखने और अपने सैन्य बलों को एक संयुक्त कमान के तहत रखने पर सहमत हुए। वार्सा संधि। नाटो में पश्चिमी जर्मनी के शामिल होने के तुरंत बाद ही सोवियत संघ और उसकी आश्रित राज्यों के बीच वार्सा संधि पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक पारस्परिक रक्षा समझौता था जिसे पश्चिमी देशों ने पश्चिमी जर्मनी की नाटो सदस्यता के विरुद्ध सोवियत प्रतिक्रिया के रूप में देखा था। अंतरिक्ष की प्रतिस्पर्धा। शीत युद्ध की प्रतिद्वंदिता में आंतरिक अन्वेषण का एक और नाटकीय क्षेत्र के रूप में उभार हुआ। वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक फर्स्ट का परीक्षण किया। यह विश्व का पहला मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह था जिसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। वर्ष 1958 में अमेरिका ने एक्सप्लोरर फर्स्ट नामक पहला उपग्रह स्पेस में भेजा। इस अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में अंततः जीत अमेरिका की हुई जब इसने वर्ष 1969 में सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहला मानव नील आर्मस्ट्रॉन्ग भेजा। हथियारों की प्रतिस्पर्धा। सोवियत संघ पर अमेरिकी नियंत्रण रणनीतिक ने संयुक्त राज्य अमेरिका को वृहद पैमाने पर हथियारों का संग्रहकर्ता बना दिया और प्रतिक्रिया में सोवियत संघ ने भी यही किया। वृहद पैमाने पर परमाणु हथियारों का विकास हुआ और विश्व ने परमाणु युग में प्रवेश किया। क्यूबा मिसाइल संकट 1962। क्यूबा भी तब तक शीत युद्ध में शामिल हो गया जब क्यूबा में 1961 में अमेरिका ने अपने राजनयिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि कर दी। वर्ष 1961 में अमेरिका ने क्यूबा में बे ऑफ पिक्स आक्रमण की योजना बनाई जिसका उद्देश्य सोवियत समर्थित फिदेल कास्त्रो की सत्ता को उखाड़ फेंकना था, किंतु अमेरिका का यह अभियान विफल रहा। इस घटना के बाद फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ के सैन्य मदद की अपील की जिस पर सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल लॉन्चर स्थापित करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य अमेरिका को लक्ष्य बनाना था। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों महाशक्तियों को परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंचा दिया था। हालांकि कूटनीतिक प्रयासों से इस संकट को टालने में सफलता मिली। वर्ष 1991 में कई कारणों से सोवियत संघ का विघटन हो गया जिसने शीत युद्ध की समाप्ति को चिन्हित किया क्योंकि दो महाशक्तियों में से एक अब कमजोर पड़ गया था। सोवियत संघ के विघटन के कारण अंतरिक्ष और हथियारों की प्रतिस्पर्धा में सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सोवियत संघ के संसाधनों का बड़ा नुकसान हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। गिरती हुई सोवियत अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए गोर्बाचेव ने ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग नीतियों का अपनाया। ओपननेस का उद्देश्य राजनीतिक परिदृश्य का उदारीकरण था। रिस्ट्रक्चरिंग का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित उद्योगों के स्थान पर अर्ध मुक्त बाजार नीतियों को प्रस्तुत करना था। इसके विभिन्न मंत्रालयों को अधिक स्वतंत्रता से कार्य करने की अनुमति दी और कई बाजार अनुकूल सुधारों की शुरुआत हुई। इन कदमों ने साम्यवादी विचार में किसी पुनर्जागरण का प्रवेश करने की बजाय संपूर्ण सोवियत तंत्र की आलोचना का मार्ग खोल दिया। राज्य ने मीडिया और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के ऊपर अपना नियंत्रण खो दिया तथा पूरे सोवियत संघ में लोकतांत्रिक सुधार आंदोलन ने गति पकड़ ली। इसके साथ ही बदहाल होती अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी आदि के कारण जनता से असंतोष बढ़ रहा था और वे पश्चिमी विचारधारा एवं जीवन शैली की ओर आकर्षित हो रहे थे। अफगानिस्तान का युद्ध। सोवियत अफगान युद्ध 1969 से 1979 सोवियत संघ के विघटन का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि इसने सोवियत संघ के आर्थिक और सैन्य संसाधनों को काफी क्षति पहुंचाई थी। शीत युद्ध की समाप्ति ने अमेरिका की जीत को प्रतिबिंबित किया और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में बदल गई। हालांकि पिछले एक दशक में विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका की स्थिति में तेजी से अस्थिरता आई है। अफगानिस्तान और इराक पर अमेरिकी आक्रमण, गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरे, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, धार्मिक कट्टरवाद के प्रसार के साथ ही नई आर्थिक शक्तियां जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन आदि के उदय ने विश्व को आर्थिक बहुद्रव्य छवि प्रदान की। इसके साथ ही पश्चिम के पतन और पूर्व के उदय का पूर्व अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये थी कहानी कोल्ड वॉर की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।